नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पाठशाला बाई m.गुर्जर में। आज की जो अपनी क्लास है वो साइंस की क्लास है। लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी साइंस की, उसके अंदर अपन सेल का जो टॉपिक था वो सेल के टॉपिक को अपन कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें अपने क्रोमोसोम को कल पढ़ा था। जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने क्रोमोसोम को पढ़ लिया था और क्रोमोसोम में ही अपन एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। वो टॉपिक था सेल साइकिल, जो कोशिका चक्कर होता है। कोशिका चक्कर के बारे में अपन उस टॉपिक में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में अपन ने थोड़ा बहुत उसके अंदर पढ़ लिया था। तो अपन सेल टॉपिक के अंदर जो पढ़ रहे थे वो था कोशिका चक्कर। कोशिका चक्कर की अपन बात कर रहे थे। एक बार थोड़ा सा रिकेप ले लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो जो कोशिका चक्कर की अपन बात कर रहे थे, तो कोशिका चक्कर में अपन ने देखा था कि इसके अंदर दो तरह की अंतरावस्था होती है। एक तो होती है इनके इंटरफेज होता है, दो फेज होते हैं इसमें। कौन कौन से फेज की अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में? जो अपन ने बात की थी उसमें अपन ने देखा था, एक तो इसके अंदर होता है डिवीजन फेज, एक तो होता है इंटरफेज और एक होता है डिवीजन फेज। इसमें अपन ने देखा था कि जो इंटरफेज है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अंतरावस्था, और इसको कहते हैं विभाजन फेज या अवस्था। ये दो मेनली एक कोशिका चक्कर के अंदर क्या होते हैं, ये दो टाइप में अपन कोशिका चक्कर को पढ़ते हैं। इन दो फेज के अंदर कोशिका चक्कर कंप्लीट होता है। तो जो फर्स्ट है अंतरावस्था, उसमें अपन ने देखा था कि अंतरावस्था में 3 फेज होते हैं। ऑलरेडी 3 जो स्टेप होती है वो होती है, एक अपन ने पढ़ी थी लास्ट क्लास में G1, एक होता है इसके अंदर S, और जो लास्ट होता है वो होता है G2। और जो डिवीजन फेज होता है इसमें सिर्फ एक ही होता है, वो होता है M फेज। ये 3 फेज में और डिवाइड होता है। ये अपन ने लास्ट क्लास में इसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। तो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप पहले लास्ट क्लास में देख लेना। उसमें अपन ने इन दो के बारे में पढ़ लिया है। G1 फेज अपन ने पढ़ लिया है, S फेज अपन ने पढ़ लिया है। जो आज की अपनी क्लास है वो G2 फेज से स्टार्ट होगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकेप करवा देता हूँ कि अपन ने G1 फेज में क्या पढ़ा था और S फेज में क्या पढ़ा था। तो अपन ने G1 फेज देखा था। यहाँ पे G और S का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। G का मतलब है ग्रोथ, S का मतलब है सिंथेसिस। G का मतलब यहाँ पे है ग्रोथ और S का मतलब है सिंथेसिस। इसका मतलब होता है निर्माण होना और इसका मतलब होता है वृद्धि होना। यानी ये जो फेज है, इन फेज में कुछ ना कुछ इन्हीं के नाम के इर्द गिर्द ये फेज कंप्लीट होते हैं। तो अपन ने देखा था जो G1 फेज है वो स्टार्टिंग से 0 से 12 घंटे का होता है। जब कोशिका बनना शुरू होती है, जब कोशिका का निर्माण होना शुरू होता है, तो स्टार्टिंग के जो 12 घंटे होते हैं उस 12 घंटे में G1 फेज चलता रहता है। G1 फेज का ये अपन ने टाइम पढ़ा था और इसके बारे में फिर किन किन चीजों का इसमें निर्माण होना शुरू होता है ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। फिर अपन ने S फेज देखा था कि जैसे ये 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, उन 12 घंटे के कंप्लीट होने के बाद अगले जो 8 घंटे हैं, जो इसके आगे के 8 घंटे हैं, ये 8 घंटे किसके लिए हैं? एस फेज के हैं। और इसमें अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, जो हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण हो रहा है वो इस एस फेज में ही हो रहा है। और हिस्टोन प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो अपन टॉपिक था गुणसूत्र, तो गुणसूत्र का जो निर्माण हो रहा था, वो गुणसूत्र का निर्माण किससे हो रहा था? जो न्यूक्लिक एसिड था और जो हिस्टोन प्रोटीन था। अपन ने ये लास्ट क्लास में देख लिया था कि जो हिस्टोन प्रोटीन है ये मिल जाता है किसके साथ? न्यूक्लिक एसिड के साथ। और ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनके तैयार होती है उसको अपन क्रोमोसोम कहते हैं, यानी गुणसूत्र कहते हैं।
ये अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो हमें ये भी पता चल गया कि स्टोन प्रोटीन है, इसका निर्माण किस फेज में हो रहा है, एस फेज में हो रहा है। जो कोशिका चक्र है, कोशिका चक्र के अंदर जो इंट्राफेज है, जो अंतरावस्था है, उस अंतरावस्था के एस फेज के अंदर किसका निर्माण हो रहा है, स्टोन प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। यहाँ तक का अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज जो अपनी क्लास है उसमें अपन एस फेज को पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे आज जो एस नहीं सॉरी G2 फेज को आज अपन कंप्लीट करेंगे कि अब G2 फेज में क्या हो रहा है, इसमें किसका निर्माण हो रहा है। तो जो अपना टॉपिक है वो है G2 फेज। G2 फेज की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि G2 फेज हो रहा है तो उसका टाइम क्या है। तो जो ये टाइम है इसका वो टाइम है 3 से 6 घंटे का। जो G2 फेज है वो चलता है 3 से 6 घंटे तक G2 फेज चलता है। और G2 फेज का कार्य इसके अंदर फिर निर्माण होने शुरू होते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे एक प्रोटीन का निर्माण होता है, ट्यूबिलिन प्रोटीन बोलते हैं। इस प्रोटीन का निर्माण यहाँ से होता है G2 फेज के अंदर। इसी के साथ यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या है, एटीपी ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की इकाई है, क्यों है ऊर्जा की इकाई, अपन आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टॉपिक का नाम है क्या, उस टॉपिक का नाम है श्वसन तंत्र पढ़ेंगे एक टॉपिक, और एक अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र। वहां अपन देखेंगे कि जब अपन भोजन करते हैं और उन भोजन का जब डाइजेशन होता है और जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। और जो एनर्जी मिलती है वो हमें एटीपी में मिलती है। और एटीपी में होती है तो वो अगर अपन खाना खाते हैं उनसे 38 एटीपी अपन को एनर्जी मिलती है। तो वहां पे जो ये एटीपी है ये ऊर्जा की इकाई है। अब चूंकि अपने क्या हो रहा है, कोशिका का निर्माण हो रहा है, उनमें कोशिका अंगों का निर्माण हो रहा है। कोशिका के अंग का निर्माण भी यही होता है। जो सेल ऑर्गन है उनका निर्माण भी यहाँ शुरू हो जाता है। तो कोशिकाओं का निर्माण भी यहाँ शुरू हो जाता है। तो इस निर्माण के लिए, इस चक्कर को कंप्लीट करने के लिए अब किसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब एक तरह से अपनी सेल कंप्लीट बनना शुरू हो गई है। अब पूरी तरह से अपने स्ट्रक्चर को वो कंप्लीट गेन कर चुकी है। अब उसके अंदर चूंकि विभाजन का कार्य होना शुरू है और विभाजन के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो उस एनर्जी का जो निर्माण हो रहा है, जो एटीपी का जो संश्लेषण हो रहा है, वो G2 फेज के अंदर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें पता है G2 फेज के बाद अपना जो नेक्स्ट फेज है वो कौन सा है, डिवीजन फेज है। और उसी डिवीजन फेज में एम फेज अपन पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल का डिवीजन होता है, सेल का विभाजन होता है और विभाजन का कार्य होता है। तो विभाजन के लिए सेल को किसकी जरूरत पड़ेगी, सेल को उसकी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और एनर्जी के लिए जो निर्माण हो रहा है वो किसमें हो रहा है, G2 फेज में हो रहा है। इस तरह से G2 फेज अपना कंप्लीट होता है। अब अपन चूंकि देख चुके हैं सेल के अंदर सेल ऑर्गन भी बन चुके हैं, उसमें साइटोप्लाज्मा का भी निर्माण हो चुका है। एक तरह से एक सेल कंप्लीट बनके तैयार हो चुकी है। अब उस सेल का कार्य क्या बन रहा है, अब उस सेल का कार्य बन रहा है कि वो अपना डिवीजन करके 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से अपनी सेलों में क्या करे, संख्या में वृद्धि करे। तो वो जो कार्य हो रहा है वो डिवीजन फेज में आता है। तो अब जो अपना है वो है डिवीजन फेज। यहां तक अपन को पता चल चुका है कि एक कोशिका का निर्माण अपन ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी कोशिका बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसका क्या काम होना है, अब इसका डिवीजन होना है। तो अब जो नेक्स्ट है वो है डिवीजन फेज। और चूंकि डिवीजन फेज में हमें पता है सिर्फ एम फेज होता है। एम का मतलब यहाँ है मिटोसिस। यहाँ पे अपन जब देखते हैं कि जो विभाजन होता है, विभाजन 2 तरह से होता है, अपन पता है 2 तरह से विभाजन होता है। तो अगर अपन विभाजन की बात करें, विभाजन की अगर अपन बात करें तो विभाजन 2 तरह से होता है। और वो 2 तरीके कौन कौन से हैं, एक तो है मियोसिस, एक है मिटोसिस। ठीक है, मियोसिस होता है अर्धसूत्री विभाजन।
और मिटोसिस होता है समसूत्री विभाजन। अब ये क्या होता है समसूत्री, क्या होता है अर्धसूत्री? अगर अपन इसकी बात करते हैं तो इसके लिए जानने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये टर्म क्या कह रही है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि क्यों इस पूरे विभाजन फेज को एम फेज बोला जाता है, क्योंकि एक होता है मिटोसिस, एक होता है मियोसिस। ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि ये समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन क्या है, तो इसकी अगर अपन बात करें, देखो क्या होता है, एक सेल है, तो सेल है तो उसको अपन क्या कहेंगे, पैतृक सेल कहेंगे, पैतृक कोशिका कहेंगे, क्योंकि ये कोशिका हमें पता है जो फर्स्ट फेज अपना था, जो अंतरावस्था थी, उस अंतरावस्था में हमें पता चल चुका है एक पैतृक कोशिका का निर्माण हो चुका है। अपन उसके 3 फेज देख लिए हैं, उन तीनों फेज में हमें पता चल चुका है कि अब एक पैतृक कोशिका बनकर तैयार हो चुकी है कंप्लीट। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक पैतृक कोशिका कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमें पता है इसी कोशिका का क्या होना है, विभाजन होना है, और इसी कोशिका से फिर क्या होनी है, जो डॉटर सेल बननी है, जो पुत्री कोशिका बननी है, वो इसी से बननी है। इसलिए इसे क्या बोला गया है, पैतृक कोशिका बोला गया है। जैसे अपने माँ बाप से अपना जन्म हुआ है, उसी तरह से इन सेल से अब आगे सेलें बनने जा रही हैं, इसलिए इसे पैतृक कोशिका बोला गया है। ठीक है। अब इस पैतृक कोशिका के पास 2 रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये है जिसके अंदर ये क्या होते हैं, हमें पता है पैतृक कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं, 46। ठीक है। तो इन 46 गुणसूत्र के पास, अब इसके पास ऑप्शन क्या है, इसके पास 2 तरह से विभाजन का ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि जितने गुणसूत्र इसके पास हैं उतने के उतने ही गुणसूत्र वो अपनी डॉटर सेल को दे दे, अपनी डॉटर सेल को दे दे। तो इस तरह से जो विभाजन होगा, यानी जितने अपने पास है, खुद के पास कितने हैं, 46 गुणसूत्र हैं, और उन 46 गुणसूत्र के तहत ही अगर वो नेक्स्ट जो विभाजन से कोशिकाएं बन रही है उनमें भी अगर गुणसूत्र 46 ही है, तो इस तरह के जो विभाजन हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन कहेंगे। यानी इसमें जो डॉटर कोशिका है, जो पुत्री कोशिका है, पुत्री कोशिका है, पुत्री कोशिका के पास जो गुणसूत्र हैं, जो गुणसूत्र हैं, उन गुणसूत्र की जो संख्या है, जो संख्या है वो पैतृक कोशिका के बराबर है। पैतृक कोशिका के क्या है, बराबर है। इसमें यानी इनमें जो डॉटर कोशिकाएं बन रही हैं उनमें भी 46 गुणसूत्र हैं। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, उन पुत्री कोशिका के पास, उन पुत्री कोशिका के पास इसकी आधे गुणसूत्र आएंगे। आधे का मतलब यहाँ कितने आएंगे, 23 गुणसूत्र आएंगे। यानी इस पे बनने वाली जो पुत्री कोशिकाएं हैं, उन पुत्री कोशिकाओं के पास उनकी आधी संख्या आएगी गुणसूत्रों की। जो पैतृक कोशिका के पास संख्या है उसकी अगर आधी संख्या डॉटर के पास आ रही है तो उसे हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। और जिसके अंदर कंप्लीट विभाजन हो रहा है, मतलब जितने गुणसूत्र पैतृक कोशिका के पास है उतने ही गुणसूत्र अगर इसके पास है, किसके पास, डॉटर सेल के पास है, पुत्री कोशिका के पास है, तो इस तरह के विभाजन को अपन क्या कहेंगे, इस तरह के विभाजन को अपन समसूत्री विभाजन कहेंगे। अब अगर क्वेश्चन बन जाए कि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, उसमें टोटल कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, अगर आपसे टोटल नंबर पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर आप बताइए कि इसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी है, तो इस तरह के विभाजन में जो पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं, इस तरह के विभाजन में टोटल 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। जबकि समसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर टोटल कितनी बनती हैं, सिर्फ 2 ही नंबर बनते हैं, यानी 2 ही कोशिकाएं बनती हैं, टोटल 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से समसूत्री विभाजन के अंदर अपन ने देखा कि जो डॉटर सेल हो रही है वो 2 बन रही हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस अर्धसूत्री विभाजन में हमें पता है डॉटर सेल कितनी बन रही हैं, 4 डॉटर सेल बनकर निर्माण हो रहा है। अगर अपन से पूछ लिया जाए कि अपन जो मनुष्य है, मनुष्य में किस तरह का विभाजन होता है, क्योंकि अपन मनुष्य हैं, तो अगर अपना पूछ लिया जाए कि मनुष्य में किस तरह का विभाजन होता है, अगर अपन से विभाजन की बात कर ली जाए तो नो डाउट अपने अंदर समसूत्री विभाजन होता है। क्यों होता है, अगर इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, जब ओवम और जो स्पर्म है वो मिलते हैं, हमें पता है ओवम यानी अंडाणु और जो स्पर्म होते हैं यानी शुक्राणु, जब ये दोनों मिलते हैं, ओवम के पास 23 होते हैं,
स्पर्म के पास 23 होते हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलकर पुत्री को सेल बन रही है, जो डॉटर सेल बन रही है, तो वो उसमें कितने आते हैं, 46 आते हैं टोटल। और इस तरह से एक सेल का निर्माण होता है और उसी सेल को अपन क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। तो अपन पता चल गया डॉटर सेल में कितने आए, क्रोमोसोम टोटल कितने आए हैं डॉटर सेल में, तो हमें पता है 46 क्रोमोसोम आए हैं। और 46 क्रोमोसोम किस डॉटर सेल में आते हैं ये हमें पता है, समसूत्री जो विभाजन होता है, जो समसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर ही जो डॉटर सेल बन रही है, जो पुत्री कोशिकाएं बन रही है, उन पुत्री कोशिका के अंदर जो पैतृक कोशिका है उसके इक्वल ही गुणसूत्र होते हैं, यानी वो 46 गुणसूत्र इसके अंदर होते हैं। तो इस तरह से अपन को इसमें पता चल गया कि एम फेज के अंदर अपन ये दोनों चीजें देख ली है, यानी जो मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर किस तरह का विभाजन हो रहा है, मनुष्य के अंदर समसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने एक सेल साइकिल पढ़ लिया है कंप्लीट। सेल साइकिल के अंदर अपन ने देख ली है कि दो तरह की अवस्था अपन ने देखी है, एक अपन ने अंतरावस्था देखी है, एक अपन ने विभाजन अवस्था देखी है। और इसी तरह से अपन ने इसमें अंतरावस्था में 3 फेज को कंप्लीट किया है। वो 3 फेज कौन कौन से थे, अपन ने जीवन फेज को कंप्लीट कर लिया है। अगर अपन एक बार देखें कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, तो अपन ने जीवन फेज पढ़ लिया है, अपन ने एस फेज पढ़ लिया है, अपन ने G2 फेज पढ़ लिया है और अपन ने एम फेज पढ़ लिया है। हमें पता है ये तीनों किसके पार्ट है, ये इंट्राफेज के पार्ट है। और ये किसका पार्ट है, ये अपना डिवीजन फेज का पार्ट है, डिवीजन फेज का पार्ट है। इस तरह से अपन को ये चीजें पता चल चुकी है। तो जीवन पढ़ लिया है, एस फेज पढ़ लिया है, G2 फेज पढ़ लिया है और अपन ने एम फेज पढ़ लिया है। इसी के साथ जो अपना सेल साइकिल है वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अपन ने देख लिया किस तरह से एक कोशिका का निर्माण हुआ और किस तरह से उसके विभाजन से फिर पुत्री कोशिकाएं बनी। और उन पुत्री कोशिकाओं के बनने का भी जो अपन ने वे था, वो 2 तरह के वे थे, एक समसूत्री था, एक अर्धसूत्री था। समसूत्री में क्या होता है वो अपन ने देख लिया, अर्धसूत्री में क्या हो रहा है वो अपन ने देख लिया है। लेकिन जो सेल साइकिल है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। आपसे पूछ लिया जाता है कि G0 फेज कौन सी है। इस फेज के बारे में बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि G0 फेज कौन सी होती है। तो अपन ने अब तक जितनी भी फेज पढ़ी है उनमें कहीं पे भी अपन ने G0 का नाम नहीं लिया है। तो अब अपन से अगर ये पूछ लिया जाए कि ये G0 फेज कौन सी होती है, तो देखो G0 फेज कुछ नहीं होती। जब जीवन फेज स्टार्ट होती है, जो जीवन फेज है अपन को टाइम पता है 12 घंटे चलता है, जब ये स्टार्ट होती है, लेकिन जब ये स्टार्ट होके खत्म हो रही होती है, जब इसका एंड हो रहा होता है, और वहीं पे फिर क्या हो जाता है, जो ग्रोथ होनी रुक जाती है, यानी यहीं पे क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी आगे कोई फेज नहीं आता, कोई एस फेज नहीं आता, कोई G2 फेज नहीं आता, यहीं पे ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। तो इस तरह का किसी भी सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस जिस भी सेल के अंदर हो रहा है, उस कंप्लीट इस प्रोसेस को अपन एक टर्म देते हैं साइंस में, सेल साइकिल के अंदर उसी टर्म को G0 फेज कहा जाता है। यानी एक तरह से जीवन फेज चला और खत्म हो गया, उसके बाद में आगे कोई एस फेज नहीं आया, कोई G2 फेज नहीं आया, जीवन फेज में ही ये खत्म हो गया। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, G0 फेज कहते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है अपने स्थायी उत्तक। जितने भी अपने स्थायी उत्तक हैं वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, किसके, G0 फेज के। इस तरह से ये एक टर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है कि अगर आपसे G0 फेज भी पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप उससे अंदाजा भी लगा सकते हो कि G0 मतलब, जीरो मतलब यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसका मतलब जो जीवन फेज है वो खत्म हो गया और उसके बाद में आगे प्रोसेस ही नहीं हुआ, और वहीं पे ये कंप्लीट जो साइकिल चलना था वो वहीं पे समेट गया, वहीं पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरह की जो भी प्रोसेस जिन भी सेल में हो रही है उनको अपन फिर सेल नहीं बोलते, उनको अपन फिर स्थायी उत्तक बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और उन्हीं टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं कि ये G0 फेज से इनका निर्माण हुआ है। तो इस तरह से अपन को G0 फेज में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और जीवन फेज अपन को देख लिया है। इस तरह से एक पूरा कंप्लीट क्या तैयार हो गया, अपना सेल सर्किल कंप्लीट तैयार हो गया। और हमें पता है एक सेल का जो होता है वो इंडिविजुअल सेल साइकिल होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोशिका चक्र क्या होता है, तो प्रत्येक कोशिका का अपना खुद का क्या होता है, एक सेल साइकिल होता है। प्रत्येक कोशिका का अपना स्वयं का क्या होता है, एक सेल साइकिल होता है, यानी इंडिविजुअल अपना सेल सर्किल होता है। इस तरह से ये अपने
क्या करते हैं, अपने अंगों का निर्माण करते हैं, अपने अंदर एक एनर्जी का भी निर्माण करते हैं, ताकि वो विभाजन में फिर वो एनर्जी काम में ली जा सके, और फिर अपना विभाजन करते हैं और अपनी सेल की जो संख्याएं होती हैं उनमें क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। इस तरह से एक पूरा कंप्लीट अपना सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो जो आज की अपनी क्लास में अपने क्रोमोसोम कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ आज अपना सेल साइकिल भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन डीएनए को पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है, और उसमें आरएनए को फिर अपन पढ़ेंगे। इस तरह से डीएनए आरएनए को अपन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अपन कोशिकाओं की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में ही अगर आपको ये क्लासें पसंद आ रही हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।